नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में बात आज उस सत्ता की जो सत्ता अपनी ताकत के हिसाब से हमेशा अनकंट्रोल हो जाती है। और अनकंट्रोल का मतलब यह होता है कि सीमा वो लांघती चली जाती है। और इन सब के बीच देश के भीतर की स्थिति बताएंगे और साथ ही सरहद पार यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार के हालात क्या हैं। और उस हालात का मतलब यह है कि जब से भारत ने म्यांमार में अपना मिशन पूरा किया, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई। और इन सब के बीच नेशनल असेंबली ने आज एक प्रस्ताव पास कर दिया भारत के खिलाफ। प्रस्ताव इस रूप में सामने है, उसमें 6 पॉइंट बहुत सामने आए हैं। भारतीय राजनेताओं के पाक संबंधी बयानों की भर्त्सना की गई है। बांग्लादेश में मोदी के 1971 युद्ध के संबंधी बयान की भी कड़ी आलोचना की गई है। मोदी के सुरक्षा परिषद में सीट के दावे पर वहां पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान के लोगों के बीच भारत की नफरत फैलाने की कोशिश बताई जा रही है। और इस हिस्से में यह भी जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान की जमीन पर किसी देश को कार्रवाई की इजाजत नहीं। इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि आतंकवादी घटनाएं वहां से होंगी तो कार्रवाई होगी। और तो और भारतीय राजनेताओं के बयानों पर संयुक्त राष्ट्र से ध्यान देने की मांग भी की गई है। यानी एक के बाद एक 6 हिस्से जो इस प्रस्ताव में पास किए गए, भारत विरोधी प्रस्ताव में, वो सब कुछ इस रूप में है कि पाकिस्तान के भीतर की सियासत इस रूप में गरमा गई है कि सत्ता के हर ध्रुव इस दौर में भारत के खिलाफ वहां पर खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि भारत इन सब के बीच अब किस रूप में कार्रवाई करता है और खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत इन मुद्दों को किस रूप में ले जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के भीतर आईएसआई, सेना और खुद नेशनल असेंबली यानी नवाज शरीफ सरकार के साथ विपक्षी भी एक सुर में आकर मिल गए हैं। रिपोर्ट देखिए, वहां की स्थिति क्या है। नक्शे पर भी देखें तो यह सही है कि म्यांमार और पाकिस्तान में खासा अंतर है। लेकिन म्यांमार में जिस तरह भारतीय सेना ने अपने मिशन को अंजाम दिया, उसने पहली बार पाकिस्तान के भीतर के उन सवालों को सतह पर ला दिया जो आईएसआई, सेना और सत्ता के त्रिकोण में हमेशा फंसे रहते थे। और इसकी शुरुआत हुई जुबानी जंग से। तो म्यांमार की सीमा में घुसकर आतंकियों को ठिकाने लगाने के बाद भारत ने जैसे ही पाकिस्तान को संकेत दिया कि कार्रवाई वहां भी हो सकती है, तो झटके में पाकिस्तान के सत्ता के तीनों ध्रुव एकजुट हो गए या फिर सभी एक सुर में आ गए। नवाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास कराया तो आईएसआई ने पीओके में आतंकवादियों को भारत के बारे में खुफिया जानकारी देनी शुरू की और सेना ने भी आपात बैठक कर भारत पर पाकिस्तान को अस्थिर करने का आरोप जड़ दिया। The entire nation is dismayed by the recent irresponsible and I must say imprudent statements from the Indian political leadership. This vitiates the atmosphere and takes us further away from our goals of regional peace and stability. असल में मुशर्रफ ने जानबूझकर पाकिस्तान के पास परमाणु बम होने का जिक्र किया, क्योंकि युद्ध के लिहाज से पाकिस्तान भारत के सामने किसी भी क्षेत्र में टिक नहीं सकता है। लेकिन परमाणु बम की संख्या को देखें तो भारत से ज्यादा परमाणु बम पाकिस्तान के पास है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने मार्च में जारी अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि भारत के पास 90 से 100 परमाणु बम है, तो पाकिस्तान के पास 100 से 110 तक परमाणु बम है। हालांकि ये आंकड़े 2012 की स्थिति के मुताबिक बताए गए थे और 3 साल में स्थिति कितनी बदली है, इस बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लेकिन नया सवाल पाकिस्तान की सोच का है, जहां वो सीमा पर आतंकवादियों को भारत के खिलाफ आश्रय दे रहा है और दूसरी तरफ म्यांमार में भारतीय सेना के मिशन और प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश के बयान को अपने खिलाफ मानकर दुनिया के सामने गलत तरीके से पेश कर रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से लेकर विपक्षी नेता इमरान खान और आईएसआई चीफ से लेकर आर्मी चीफ राहिल शरीफ भी एक सुर में आ गए हैं। जाहिर है, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जिस तरीके से पाकिस्तान के भीतर खलबली मची हुई है और भारत अपने तौर पर अपनी बातों को रख रहा है, इन सब के बीच भारत की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि नॉर्थ ईस्ट में खास तौर से आतंकवादी कुछ और हमले कर सकते हैं। रिपोर्ट देखें। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल ये वो इलाके हैं जहां आतंकवादी हमला कर सकते हैं। और ये बात खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से निकली है कि मणिपुर के चंदेल में आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद आतंकी डरे नहीं बल्कि उग्र हो गए हैं और आतंकवादी अब मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल की सीमा से सटे इलाकों में बड़ा हमला करने की फिराक में हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 9 जून के हमले के बाद आतंकी सुनियोजित साजिश रच रहे हैं।
UNLF के बैनर तले 4 आतंकी संगठन मिलकर सेना के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। NSCN के उग्रवादियों के भारतीय सीमा में घुस आने की भी खबर है। आतंकियों के फोन टैपिंग में उनके इरादों का पता चला है। 2 दर्जन से ज्यादा आतंकियों को सक्रिय किया गया है, जो फिदाइन दस्ते की तरह काम करेंगे। गृह मंत्रालय में हुई कल की अहम बैठक में इसी बात पर चर्चा हुई कि म्यांमार और भारत की 1624 किलोमीटर लंबी सीमा पर करीब 60 आतंकी ठिकाने हैं और अब यहाँ गतिविधि तेज हो गई है। तो सवाल सीधा है कि क्या म्यांमार में कार्रवाई कर ढोल पीटने की बजाय सरकार को पहले सारे आतंकी ठिकानों या कम से कम ज्यादातर ठिकानों को नेस्तनाबूद करना चाहिए था, क्योंकि जिस समय म्यांमार ने सर्जिकल अटैक की बात को नकारा है, उसके बाद हर बार पड़ोसी देश की सीमा में घुसकर आतंकियों को निशाना बनाना बहुत मुश्किल तो नहीं होगा। ये है साउथ ब्लॉक। एक हफ्ते पहले जब रक्षा मंत्री साउथ ब्लॉक से निकलकर सड़क पार नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे गृह मंत्री से मिलने, तो शायद ही किसी ने अंदाजा लगाया था कि मणिपुर में हुए आतंकी हमले का जवाब भारत कुछ इस तरह देगा। आज जब दोबारा दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों को इस बात का एहसास था कि जहां 60 आतंकी ठिकानों पर भारत की नज़र है, वहीं अपनी सरजमी को पूर्वोत्तर में सुरक्षित रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे का रास्ता कांटों भरा है और जोश के साथ साथ होश की भी ज़रूरत है। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। सेना अपने तरीके से बाखूबी काम कर रही है और इन सब के बीच दुनिया के हालात जो भी हों, लेकिन भारत के भीतर लौटते हैं उस राजनीति और उस सियासत को समझने के लिए जिसको लेकर सत्ता जिसके पास रहेगी वो ताकतवर है, और सत्ता पाने के लिए या खुद को ताकतवर बनाने के लिए इस पार से उस पार की स्थिति भी आ सकती है। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो कल तक थे, आज वो नीतीश कुमार के साथ हैं। कौन सी व्यूहरचना बना रहे हैं वो लोग, और वो कौन थे और किस रूप में बिहार में काम कर रहे हैं, जरा रिपोर्ट देखिए। जो कल तक नरेंद्र मोदी के साथ थे वो आज नीतीश कुमार के साथ हैं, है ना कमाल? तो इन तस्वीरों को ध्यान से देखें। बिहार कैडर के आईपीएस शालीन चंद दिनों पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा देखने वाली एसपीजी के हिस्सा थे। और दूसरे शख्स हैं प्रशांत किशोर। ये वही शख्स हैं जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी के लिए चाय पे चर्चा से लेकर 3D रैली और आक्रामक सोशल मीडिया कैंपेन की रूपरेखा तैयार की, और अब ये दोनों ही नीतीश कुमार के साथ हैं। मगध रेंज के डीआईजी बनते ही शालीन ने जहां बिहार जैसी जगह में सिंघम की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया, वहीं प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के कैंपेन की बागडोर हाथ में लेने के बाद जलवा दिखाना पटना की सड़कों पर शुरू कर दिया। शालीन ने गैर कानूनी तरीके से कोयला ले जाने वाले ट्रकों और कंपनियों को सिंगल विंडो सेवा देने वाले एंट्री माफिया की कमर ही तोड़ डाली। जो माफिया कल तक पुलिस चेकपोस्ट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट के भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत कर ट्रकों को बॉर्डर पार कराते थे, वही माफिया आज अंडरग्राउंड हो चले हैं, क्योंकि शालीन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर कई बदमाशों को धर दबोचा और पैसों की लेन देन पर ही दबिश कर दी। इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है कि ये एक माफिया, एंट्री माफिया, जिसे लोग लोकल टर्म में एंट्री माफिया बोलते हैं, ये गैंग ऑफ क्रिमिनल्स है, एक सिंडिकेट है जो कि काम कर रहा था, जो कि फोर्ज डॉक्यूमेंट बना रहा था, और उन फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के बल पर ये ट्रक पास हो रहे हैं और बिहार सरकार को करोड़ों की क्षति हो रही है। तो नरेंद्र मोदी की सुरक्षा कवच से हटने के बाद बिहार पहुंचते ही शालीन ने अपना रुतबा दिखाया, तो उधर आईआईटी पास प्रशांत किशोर ने मोदी के बाद नीतीश कुमार के प्रचार की कमान थामते ही बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के विकास फार्मूले को पलटने का जुम्मा कुछ इस तरीके से उठाया जिससे नीतीश कुमार सुशासन बाबू से विकास पुरुष बनते हुए दिखे। यानी मोदी की तर्ज पर नीतीश की भी ऐसी ब्रांडिंग की जा रही है जिससे पार्टी छोटी हो जाए, गठबंधन बेमानी लगे और सिर्फ नीतीश का ही कद हर किसी को दिखाई दे। बाकायदा इसके लिए एक वार रूम बनाया गया है जहां 62 लोगों की 2 टीम काम कर रही है। पहली टीम नीतीश की उपलब्धियों का प्रचार करती है, तो दूसरी टीम नीतीश के सोशल मीडिया कैंपेन को देखती है। लेकिन खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी के लिए तो प्रशांत का कैंपेन देश को मोदी के नजरिए से समझने और समझाने का था, लेकिन नीतीश कुमार के लिए उसी बिहार में प्रशांत को काम करना है जहां 10 बरस नीतीश ने सत्ता में गुजारे हैं, बाकायदा सीएम बनकर, और उस दौर में प्रशांत ही बिहार से बाहर रहे। तो मोदी के साथ रहे सिपा सलाहकार को नीतीश अपने साथ तो ले आए,
लेकिन वह इस सच को नहीं समझ पा रहे हैं कि बिहार के गांव-गांव में लोगों से जुड़ने के लिए जो प्रचार उन्होंने प्रशांत के कहने पर शुरू किया, उससे लग यही रहा है कि 10 बरस सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश कुमार आज तक बिहार के गांव को ही नहीं समझ पाए और गांव वालों से ही दूर रहे। इसीलिए चुनाव आए तो वो गांव की दिशा में बढ़ चले हैं। लेकिन नीतीश कुमार खुश हैं और बीजेपी मजे ले रही है। बिहार का रहने वाला व्यक्ति गुजरात में बैठ करके इतना काम कर रहा है तो सुनते रहते थे। ऐसी बात हो गई कि वे हम लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे और पूरे मनोयोग से काम करेंगे। इस प्रकार के लोगों को हायर करके कोई चुनाव में विजय हासिल करता है, ये भ्रम किसी को है तो मुगालते में नहीं रहना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी के साथ वो लोग थे तो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का लाखों कार्यकर्ता का योगदान था। नीतीश कुमार पहली बार इन चुनाव में इतने बड़े पैमाने पर हाईटेक प्रचार का सहारा लेने जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में वर्षों से जात के ही नाम पर चुनाव लड़े गए हैं और जीते भी गए हैं। तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बिहार में मोदी इफेक्ट अपने अपने तरीके से काम करना शुरू हो चला है। रोहित कुमार के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। लेकिन बात तो शुरू हुई अनकंट्रोल को लेकर। तो कंट्रोल की स्थिति होती यह है कि जब आप सत्ता में आए तो पूरे देश, अपने राज्य, अपने वोटरों को, सबको एक नागरिक की तरह माने और देखे समझे। लेकिन अनकंट्रोल स्थिति राजस्थान के भीतर है। जरा रिपोर्ट देखिए, समझ जाइएगा सत्ता की ताकत का मतलब क्या होता है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों के काम कराते हुए हर हाल में अपना विस्तार चाहती है और जनता से जुड़कर रहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही जनता से दूर होने को तैयार है। दोनों सवाल एक साथ और कहीं नहीं राजस्थान में उठे हैं। वजह है क्या? तो इसके लिए पहले देखिए जयपुर का ये बीजेपी दफ्तर। ताला लगा हुआ है, पुलिस का पहरा है और ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर राजस्थान सरकार के मंत्री कार्यकर्ताओं और उनके रिश्तेदारों की मन मुताबिक पोस्टिंग कर रहे हैं। बस करना इतना है कि जो कार्यकर्ता परिचय पत्र दिखाकर अंदर जाएगा उसे बीजेपी का ये फॉर्म भरकर बीजेपी की सदस्यता का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और इस फॉर्म पर बीजेपी दफ्तर की मुहर और हस्ताक्षर लगे होने चाहिए और फिर मंत्री संबंधित शख्स के ट्रांसफर के लिए इस पर लिख देता है। बीकानेर से डूंगरगढ़ में है मेरी, तो बीकानेर करवाना चाहती हूँ। तबीयत मेरी खराब रहती है, स्लिप डिस्क भी हो गई। हमारे मित्र हैं अकाउंटेंट, उनके पंचायत समिति में ट्रांसफर के लिए। तो ये क्या बीजेपी के लेटर हेड पर देना जरूरी है? बिल्कुल साहब। यानी बीजेपी की सदस्यता का प्रमाण पत्र लीजिए और काम करवाइए। कानूनी तौर पर भले ये गैर कानूनी हो, लेकिन सरकार अपनी हो तो फिर चिंता किस बात की। और बीजेपी के पास भी तर्क है और कांग्रेस के पास विरोध करने का भी तर्क है। वो इसलिए लिखा रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता भी ट्रांसफर से पीड़ित तो रहता ही है। जो आदमी हमारे लिए 24 घंटे काम करता है, अगर उसके परिवार के किसी व्यक्ति को ट्रांसफर के आधार पर कुछ सहूलियत मिलना है तो जरूर मिलनी चाहिए। बीजेपी के दफ्तर में बैठ के आप जन सुनवाई करोगे और वहाँ भी धक्के दिए जा रहे हैं पब्लिक को। नहीं, आपके लिए नहीं है, खाली बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए है। राजस्थान में इन दिनों तबादलों का मौसम आया है। खास करके शिक्षा विभाग में तबादले के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार बीजेपी सरकार ने ये तय कर दिया है कि अगर तबादला कराना है तो बीजेपी का लेटर लेकर आना होगा। लेकिन बीजेपी का तो साफ कहना है कि कार्यकर्ताओं के ही काम नहीं होंगे तो फिर सत्ता में आने का मतलब क्या है। और सत्ता मिली है तो फिर पार्टी के विस्तार के लिए कार्यकर्ताओं के काम तो करने ही होंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का एक ये दूसरा चेहरा है। ये है बीजेपी के प्रवक्ता कैलाश चंद भट्ट, जिनको अपनी कुर्सी इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि उनकी चिंता थी कि कहीं Z+ की सुरक्षा के दायरे में सरसंघचालक मोहन भागवत आम लोगों से ही कट न जाए। यानी सुरक्षा के दायरे में जब स्वयंसेवक ही संघ के मुखिया से मिल नहीं पाएगा या मिलने में मुश्किल होगी तो फिर आमजन संघ के मुखिया तक पहुंचेंगे कैसे। और ऐसे में अगर संघ आम लोगों से कट गया तो इसका मतलब तो यही माना जाएगा कि वाकई जनता से कटी हुई सरकार की तर्ज पर संघ भी हो चली है। दरअसल ये ऐसे सवाल हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता कैलाश चंद भट्ट ने अपनी फेसबुक पर उठा दिए और उनकी छुट्टी हो गई। आशंकाएं लगी थी कि भाई आपको मिली नहीं मिली मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये Z+ सुरक्षा कहीं कार्यकर्ताओं से दूरी न कर दे। इंदिरा जी का उदाहरण हमारे सामने है। कहीं इसको ये न मान लिया जाए कि हम सरकार बदली है, सुविधा ले रहे हैं। ऐसे मन में मेरे प्रश्न उठे थे। फट यही एक स्थिति ये है, लेकिन इन सब के बीच एक स्थिति और दिल्ली की भी है। दिल्ली में एक गिरफ्तारी हुई, एक हिरासत में है, जो कि इस वक्त अपने फर्जी डिग्री को
सबूत देने के तौर पर घूम रहे और पुलिस कह रही है जी नहीं, अब फर्जी डिग्री के साथ अब तलाशा जा रहा है कि इनका रैकेट क्या है। लेकिन सवाल एक का नहीं है, आधे दर्जन से ज्यादा दिल्ली पुलिस की निगाहों पर चढ़ चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। क्या आम आदमी पार्टी के 7 विधायक समेत 8 नेता दिल्ली पुलिस के निशाने पर हैं, जो फर्जी डिग्री से लेकर किसी दूसरे मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हैं? सूत्रों का कहना है हाँ। पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर हिरासत में हैं। कैंट से विधायक सुरेंद्र सिंह पर भी फर्जी डिग्री का आरोप है। इस कड़ी में आज नया नाम जुड़ा करोल बाग से पार्टी के विधायक विशेष रवि का, जो ग्रेजुएट नहीं है लेकिन खुद को ग्रेजुएट बताया। चौथा नाम डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का है, जिनके भारतीय विद्या भवन से लिए डिप्लोमा के बाबत फाइलों को टटोलना शुरू हो गया है। फिर कुमार विश्वास के एक महिला से कथित संबंधों का बवाल उन्हें डुबो सकता है। हाईकोर्ट पहले ही दिल्ली महिला आयोग के भेजे समन पर रोक लगाने की विश्वास की याचिका खारिज कर चुका है। राखी बिड़लान तो शुरुआती दिनों से विवादास्पद रही हैं। तो क्या दिल्ली में उपराज्यपाल बनाम केजरीवाल की लड़ाई इतनी तल्ख हो चुकी है कि अब खेल साजिश रचने तक पहुंच रहा है? ये सवाल अहम है और आम आदमी पार्टी का दावा है कि ऐसा हो रहा है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सोमनाथ भारती को भी सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया। दरअसल जितेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती का नाम भी चल रहा था। आम आदमी पार्टी का दावा है कि पुलिस मानकर चल रही थी कि भारती को ही कानून मंत्री बनाया जाएगा, और ऐसा होता तो जिस दिन उनके नाम का ऐलान होता ठीक उसी दिन उन पर पत्नी को पीटने का आरोप लगता। ये अलग बात है कि अब आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा का नाम घोषित कर दिया, लेकिन सोमनाथ भारती तय साजिश का हिस्सा बने। तो आम आदमी पार्टी के आरोप यही है, लेकिन क्या आरोपों में कोई सच्चाई है? इंतजार कीजिए, दिल्ली में तमाशा जारी है। अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। और अब एक शानदार खबर। पिछले 40 सालों से देश के नंबर 1 न्यूज मैगजीन इंडिया टुडे ने खबरों की दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रखे हैं। और अब बारी इंडिया टुडे टेलीविजन की है, क्योंकि नए तेवर और नए क्लेवर में इंडिया टुडे टीवी दर्शकों के बीच सबसे ज्यादा देखा गया। जो रेटिंग सिस्टम बार का है, उसके ताजे आंकड़े बताते हैं कि टाइम्स नाउ से 73% ज्यादा दर्शकों ने इस हफ्ते इंडिया टुडे टीवी देखा। और प्राइम टाइम की बात न कर, टाइम्स नाउ से 57% दर्शकों ने इंडिया टुडे टीवी पर भरोसा किया। कुल मिलाकर 33% रेटिंग के साथ इंडिया टुडे टीवी इस हफ्ते अंग्रेजी न्यूज चैनलों में नंबर 1 बन गया है। जी, और सालों साल से आज तक तो नंबर 1 है।